हेलो, वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग कॉलेज प्रेप। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द इंड्यूस अबॉर्शन जो कि एमटीपी है। ये पूरी क्लास, ये पूरा जो रहेगा लेक्चर, उसमें एमटीपी के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर आपके किसी भी एग्जाम में क्वेश्चंस आता है शॉर्ट या लॉन्ग में एमटीपी के बारे में लिखने के लिए, या फिर आपको एमटीपी के बारे में इतना नॉलेज होना चाहिए कि अगर इस पे एमसीक्यू आए, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस आए तो आप पूरा लिख सकते हो। तो समझते हैं और स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था डियर? एबॉर्शन के बारे में पढ़ा था, रिमेनिंग रिमेनिंग टाइप ऑफ एबॉर्शन, यानी कि स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के बारे में पढ़ा था। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शंस, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, इसके सारे टाइप्स को हमने कंप्लीट कर लिया था। ऑल टाइप्स कंप्लीटेड इन लास्ट क्लास विद मैनेजमेंट। टाइप्स कंप्लीटेड इन लास्ट क्लास विद मैनेजमेंट। हर टाइप का मैंने मैनेजमेंट बता दिया था कि किस तरह से हम मैनेज करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एमटीपी, इंडिकेशन ऑफ एमटीपी, मैनेजमेंट एंड जो भी अमेंडमेंट में चेंजेस हुए हैं उन सारे चेंजेस को भी मैं इस क्लास में आपको बताऊंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। एमटीपी, एमटीपी का फुल फॉर्म होता है एम से मेडिकल, टी से टर्मिनेशन और पी से प्रेगनेंसी। तो एमटीपी का फुल फॉर्म क्या है डियर? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं व्हाट इज एमटीपी। एमटीपी होता क्या है? एमटीपी को अगर डिफाइन करना हो तो आप किस टाइप से इस एमटीपी को डिफाइन करोगे? तो सबसे पहले मैं आपको एमटीपी का फुल फॉर्म बता देती हूँ। एमटीपी का फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को अगर हम डिफाइन करें, एमटीपी को यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को अगर हम डिफाइन करें तो किस तरह से हम इसे डिफाइन करेंगे? होता क्या है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी? तो ये लिखना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज अ सेफ, हाइजीनिक एंड लीगल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या है डियर? एमटीपी इज सेफ, लीगल एंड हाइजीनिक हम बोलते हैं। सेफ है, सॉरी, सेफ, हाइजीनिक एंड लीगल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, लीगल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, लीगल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, किसके द्वारा होता है? बाय अ क्वालिफाइड, क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर के बारे में देखेंगे जिसने एमबीबीएस किया हो, डीएनबी या फिर डिप्लोमा इन जो है ऑप्शन गाइनी कर रखा हो, डीएनबी हो, एमडीएमएस हो, या फिर एमबीबीएस के साथ इन हाउस ट्रेनिंग 6 मंथ की हुई हो, या फिर एमबीबीएस के साथ 25 एमटीपी केसेस को असिस्ट किया हुआ हो। ठीक है, तो वही जो है एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर माने जाते हैं जो कि कंसेंट आपको देंगे या फिर एमटीपी परफॉर्म करेंगे। तो एमटीपी इज अ सेफ, हाइजीनिक एंड लीगल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय अ क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर एट अ रिकॉग्नाइज्ड प्लेस। ऐसा नहीं कि आपने कहीं पे भी घर पे इधर उधर दाई वगैरह से करा लिया, नहीं। क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, वो भी कहाँ पे? एट अ रिकॉग्नाइज्ड प्लेस, एट अ रिकॉग्नाइज्ड प्लेस, यानी कि हॉस्पिटल सेटिंग्स है या फिर जो भी आपका कोई सेंटर है वो भी सीएमओ द्वारा अप्रूव्ड है, या फिर जो भी आप जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं उन सब में, तो रिकॉग्नाइज्ड प्लेस पे होना चाहिए। ऐसे नहीं कि घर पे या इधर उधर कहीं छोटे मोटे क्लिनिक पे ऐसे करा लिया, वैसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? तो ये है एमटीपी की डेफिनेशन। ये क्या है डियर? डेफिनेशन ऑफ एमटीपी। डेफिनेशन ऑफ एमटीपी, अगर आपको कोई बोला जाएगा एमटीपी को डिफाइन करो, एमटीपी इज अ सेफ, हाइजीनिक, लीगल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय अ क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर हु असिस्टेड एट लीस्ट 25 एमटीपी केसेस आफ्टर डूइंग एमबीबीएस एट अ रिकॉग्नाइज्ड प्लेस। वही रिकॉग्नाइज्ड प्लेस पे जब एमटीपी को परफॉर्म करता है, यानी कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करता है, वही आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है। अब हम बात करेंगे एमटीपी एक्ट आया कब। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एमटीपी एक्ट की। एमटीपी एक्ट केम इन, क्वेश्चन डायरेक्ट ये एमसीक्यू आता है, एमटीपी एक्ट केम इन 1971। नेक्स्ट लिखेंगे एमटीपी एक्ट केम इन फोर्स, एमटीपी एक्ट केम इन फोर्स इन 1972।
फर्स्ट अमेंडमेंट इन एमटीपी एट फर्स्ट अमेंडमेंट इन एमटीपी 1975 और रीसेंट अमेंडमेंट की बात करें, रीसेंट अमेंडमेंट इन एमटीपी इन 2021। ठीक है, तो 1971 में आया, 1972 से लागू हो गया, 1975 में फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ। रीसेंट अमेंडमेंट, देखो जो अमेंडमेंट बिल था वो 2020 में ही डाल दिया गया था एमटीपी के रिगार्डिंग, लेकिन ये पास नहीं किया गया था। इस एमटीपी बिल को पास किया गया इन 2021, तो हम इसको बोलेंगे रीसेंट अमेंडमेंट, एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2021 के नाम से हम इसे पढ़ते हैं। ठीक है, एमटीपी एक्ट या एमटीपी अमेंडमेंट अमेंडमेंट ऑफ एमटीपी 2021 ये रीसेंट अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? चेंजेस, कि एमटीपी एक्ट जो लाया गया था उसमें कब कब चेंजेस हुए। तो रीसेंट चेंजेस 2021 में हुआ, जो बिल पास हो गया वो 2021 में, 2020 से ही इसको लगाया हुआ था बिल्कुल, लेकिन पास नहीं किया गया था, वो 2021 में पास कर दिया गया, यानी कि अप्रूव्ड कर दिया गया। तो अप्रूव्ड कर दिया गया, तब से हम उस बिल को जो है मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात की कि एमटीपी एक्ट क्या है, एमटीपी एक्ट कब आया है, रीसेंट अमेंडमेंट क्या हुए हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो एमटीपी है, एमटीपी के अंदर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं वो मेडिकल प्रैक्टिशनर अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, वो अप्रूव्ड होते हैं गवर्नमेंट से। वो कौन कौन से अप्रूव्ड होते हैं, कौन कौन से, जैसे अभी मैंने बताया था कि एमटीपी एक्ट होता है, इस एमटीपी एक्ट में, एमटीपी एक्ट, ठीक है, इस एमटीपी एक्ट में जो डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, डॉक्टर्स ओनली द मेडिकल प्रैक्टिशनर, ओनली बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, ओनली द मेडिकल प्रैक्टिशनर अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। वो कौन कौन से होते हैं तो वो मैं बता देती हूं आपको। जिसने एमबीबीएस के साथ साथ डीएनबी का कोर्स कर रखा हो, एमएसएमडी का कोर्स कर रखा हो, या फिर 6 मंथ डिप्लोमा, इनका नहीं, डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा इन ऑब्स एंड गायनी, ये एक मेडिकल क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर माने जाते हैं। ठीक है, क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर माने जाएंगे। या फिर जिसने एमबीबीएस के साथ 25 एमटीपी केसेस को असिस्ट किया हुआ हो, 25 एमटीपी केसेस असिस्ट किया हो एमबीबीएस के साथ, या फिर एमबीबीएस के साथ 6 मंथ इन हाउस ट्रेनिंग किया हो, वही एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर माने जाते हैं। ठीक है, क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर माने जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि एट अ रिकॉग्नाइज्ड प्लेस या फिर एट अ ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट, ये ऐसे प्लेस पे होना चाहिए, एट अ प्लेस रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, या एट अ प्लेस ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड जो प्लेस हो वहां पे होना चाहिए। तो ये कौन कौन से होते हैं, कोई मुझे बताएगा? जैसे नर्सिंग होम हो गया, ठीक है, कोई सेंटर जो सीएमओ द्वारा अप्रूव्ड है, ठीक है, या फिर मैंने बोला गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं आपके, या फिर आपका नर्सिंग होम हो गया जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है, नर्सिंग होम्स हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे ये फैसिलिटीज वगैरह है, या फिर आपका सेंटर्स जो होते हैं, ठीक है, अप्रूव्ड बाय सीएमओ, सेंटर्स वगैरह हो गए जो अप्रूव्ड होते हैं, अप्रूव्ड हो बाय सीएमओ सेंटर्स, ये सारे प्लेस होते हैं जहाँ पे एमटीपी हमने बोला था ना एट अ रिकॉग्नाइज्ड प्लेस, तो रिकॉग्नाइज्ड प्लेस ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये एमटीपी एक्ट के अंदर ये दो चीजें आपको याद रखना है। एमटीपी एक्ट
1971 में जो आया था और अभी रिसेंट 2021 में जो चेंजेस हुआ है, एक तो एमटीपी एक्ट 1971, फिर चेंजेस हुआ था 1975 में, तब से वही चल रहा था। उसके अकॉर्डिंग हम 20 वीक्स तक एमटीपी परफॉर्म कर सकते थे, बट रीसेंट जो अमेंडमेंट हुआ है 2021, इसके अकॉर्डिंग हम 24 वीक्स तक एमटीपी को परफॉर्म कर सकते हैं। समझ में आया? एमटीपी एक्ट में मेडिकल प्रैक्टिशनर की मैंने बता दी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन से रिकॉग्नाइज्ड प्लेस पे होना चाहिए, और एमटीपी एक्ट को कितने वीक्स तक कर सकते हैं। तो 1971 से या 75 में जो चेंजेस हुआ तब से ये यही था कि 20 वीक्स तक ही एमटीपी होगा, चाहे कोई सा भी केस हो, कैसा भी केस हो, वो 20 वीक्स तक ही एमटीपी करते थे। लेकिन अब जो रीसेंट अमेंडमेंट आया इसमें बहुत सारे चेंजेस हैं, जिसमें 24 वीक्स तक है और उसके बियॉन्ड भी कर सकते हैं, उससे आगे भी अगर प्रॉब्लम है तो कर सकते हैं, बट ये डिपेंड करता है कि इंडिकेशन क्या है। इसलिए हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इंडिकेशन ऑफ एमटीपी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डियर इंडिकेशन ऑफ एमटीपी। नेक्स्ट हेडिंग लगा दो इंडिकेशन ऑफ एमटीपी। इंडिकेशन ऑफ एमटीपी। एमटीपी का इंडिकेशन है सबसे पहला कि इंडिकेशन होगा कि मेडिकली क्या इंडिकेशन है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है, मेडिकेशन इंडिकेशन क्या होगा बताओ। ऐसी कौन सी मेडिकेशंस हैं जिसमें इंडिकेट किया जाता है कि हाँ फीमेल को ऐसा होगा, मतलब मेडिकल प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं, मेडिकेशंस तो नहीं, दवाई तो नहीं, लेकिन ऐसी क्या मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जिस मेडिकल प्रॉब्लम में फीमेल को इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, या ह्यूमैनिटेरियन में बोला जाता है कि जैसे रेप केसेस होते हैं, या फिर मतलब कोई एक सेकेंड में आए ना, एक यहाँ से है ना, यहाँ से खोलना है, कहाँ से खोलना है? हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चलो ठीक, चलो भाई, तो इंडिकेशन ऑफ एमटीपी देख रहे थे। सबसे पहले मैंने बोला मेडिकेशन प्रॉब्लम, यानी कि मेडिकल इंडिकेशन क्या होगा। सबसे पहले मैंने क्या बोला, मेडिकल कंडीशन, अगर फीमेल को कोई ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम है, मेडिकल इंडिकेशन, मेडिकल इंडिकेशन में फीमेल हैविंग द हार्ट डिजीज। ठीक है, हार्ट डिजीज मैंने बताया था, हार्ट डिजीज अभी आपने नहीं पढ़ा है बट पढ़ोगे। हार्ट डिजीज की ऐसी कंडीशन जिसमें प्रेगनेंसी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, हार्ट डिजीज इन विच प्रेगनेंसी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, इन विच प्रेगनेंसी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो इसमें अगर गलती से कंसीव कर लिया है तो एमटीपी के लिए इंडिकेशन मतलब कंसेंट मिल जाता है। दूसरा, अगर फीमेल को एंड स्टेज रीनल डिजीज है तो उसमें भी मिल जाता है, ये मेडिकल इंडिकेशन है। दूसरा यूजेनिक है, दूसरा यूजेनिक क्या होता है बताओ, किसी को पता है भाई यूजेनिक का मतलब क्या होता है? सोचो सोचो सोचो, थोड़ा दिमाग में सोचो कि यूजेनिक का मतलब क्या होगा। मतलब कोई बच्चे के अंदर इन फीटस हैविंग द कंजेनाइटल एनोमलीज, लाइक बच्चे में एनेंसेफेली है, ठीक है, fetus having the anencephaly, ठीक है, या फिर fetus having the rubella in first trimester। ठीक है, एनेंसेफेली का मतलब होता है वॉल्ट ऑफ द ब्रेन इज एब्सेंट, बच्चे के अंदर वॉल्ट ऑफ द ब्रेन नहीं है, कंसेंट मिलेगा। फर्स्ट ही ट्राइमेस्टर में फीमेल को रुबेला हो गया है, रुबेला इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो रुबेला में आपको पता है फीमेल का जो बच्चा होगा उसके अंदर कंजेनाइटल एनोमलीज का सबसे ज्यादा चांस होता है, इसलिए वहां पे भी कंसेंट दिया जाता है कि अगर आप एबॉर्शन कराना चाहते हो तो करा सकते हो। फिर आता है कि भाई ह्यूमैनिटेरियन क्या होता है? ह्यूमैनिटेरियन मतलब है कि रेप केसेस, ठीक है, रेप केसेस, इसमें आते हैं रेप केसेस या इंसेस्ट आते हैं, रेप केसेस या फिर इंसेस्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसा कि खुद के फैमिली मेंबर्स के साथ ही जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है या फिर जोर जबरदस्ती किया गया है फीमेल के साथ, बट इन द ब्लड रिलेशन हो। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स इन द ब्लड रिलेशन, या फिर इन रेप केसेस जो है इसमें भी फीमेल को क्या मिलता है डियर? कंसेंट मिलता है कि वो एबॉर्शन करा सकती है। ठीक है, तो ये हमारे ह्यूमैनिटेरियन में आता है। एक आता है सोशल इकोनॉमिक। ठीक है,
नेक्स्ट फोर्थ टाइप हम देखें, इसमें मैंने कैटेगराइज कर दिया, कहीं अलग से भी पूछा जाए तो भी आप कर सकते हो। सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेशन, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेशन, इसमें आपका आता है जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर है, ये इंडिकेशन मैंने बता दिया। ये इंडिकेशन क्या है, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेशन, जिसमें जैसे मेडिकल प्रॉब्लम्स में ना आप वो भी लिख सकते हो, जैसे फीमेल हैविंग द साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, ठीक है, फीमेल को अगर कोई साइकेट्रिक या मेंटली डिस्टर्ब है जहाँ पे वो अपनी केयर ही नहीं कर पा रही है, तो वो सब भी इसके अंदर आ जाएगा जो आपने मेडिकल कंडीशन लिखा है। फीमेल हैविंग द साइकेट्रिक प्रॉब्लम, साइकेट्रिक प्रॉब्लम, या फीमेल हैविंग मेंटल रिटार्डेशन, इस तरह की प्रॉब्लम है, फीमेल केयर नहीं कर पा रही है। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर क्या आता है डियर, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर आप लिखोगे फीमेल हैविंग द अनप्लान्ड प्रेगनेंसी, एंड फीमेल हैविंग द कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, ठीक है। तो ये आपका इंडिकेशन है जहां पे एमटीपी किया जाता है, जहां पे एमटीपी किया जाता है। एनेंसेफेली, रूबेला इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बच्चे में ऐसी कोई भी कंजेनाइटल एनोमलीज है तो यहाँ पे कंसेंट मिलता है कि फीमेल क्या करेगी, एबॉर्शन करा सकती है, उसे कंसेंट मिलेगा। लेकिन कितने वीक्स तक, अब पुराने वाले में क्या था, अभी वाले में क्या चेंजेस आया, ये भी हमें देखना है, राइट। तो सबसे पहले हम कंसेंट की बात करते हैं कि कंसेंट फीमेल का जो है वो किस किस से हो सकता है, कौन कौन कंसेंट ले सकता है। कंसेंट का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कंसेंट किससे लेना है, मदर से लेना है, फादर से लेना है, मदर तो सिक है या नहीं उठ सकती है तो क्या फादर कंसेंट दे सकता है, इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कंसेंट के बारे में एक लाइन याद रखना, कंसेंट हमेशा फीमेल से, फीमेल का कंसेंट होगा, नॉट हर पार्टनर, नॉट बाय हस्बैंड, नॉट बाय हस्बैंड, हस्बैंड का कंसेंट नहीं चाहिए, यहाँ पे सिर्फ फीमेल का कंसेंट लिया जाता है। फीमेल कंसेंट इज रिक्वायर्ड, नॉट बाय हस्बैंड, ठीक है, फीमेल का कंसेंट चाहिए। लेकिन फीमेल अगर माइनर है, फीमेल अगर माइनर है यानी कि एज लेस देन 18 ईयर्स है, ठीक है, या फिर रेप केसेस हैं, तो इन सब में गार्जियन का कंसेंट होता है। इसमें जो गार्जियन होते हैं उनका कंसेंट चाहिए, गार्जियन कंसेंट रिक्वायर्ड, गार्जियन कंसेंट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ माइनर, इन केस ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन, इसमें भी जो गार्जियन है जो उसकी केयर कर रहे हैं वो कंसेंट देते हैं, इसमें भी गार्जियन का कंसेंट चाहिए होता है। लेकिन मेल जो है, पार्टनर जो है, उसका कंसेंट नहीं चाहिए होता है। इसमें फीमेल अगर है तो फीमेल का कंसेंट चाहिए होगा। माइनर एज कम है, रेप केसेस है, एज कम है, या मेंटली रिटार्डेड है, खुद डिसीजन नहीं ले पा रही है, उन सब में जो गार्जियन होते हैं उनका कंसेंट चाहिए होता है। क्या समझ में आ गया, समझ में आ गया? चलो तो लिख लो। और जितने भी एमटीपी के केसेस होते हैं ना, उसे बहुत ही मतलब ऐसे कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी होती है। ऐसे नहीं कि उसने पूछा अच्छा उस कितने एबॉर्शन हुए हैं, उस फीमेल का नाम क्या था, तो किसी को बताना नहीं होता, नहीं तो ये एक तरह से ऑफेंसिबल या पनिशेबल बाय लॉ माना जाता है। उसको 1 साल की सजा भी हो सकती है और कुछ फाइन भी चार्ज किया जा सकता है अगर एज अ मेडिकल प्रोफेशनल आप किसी की कॉन्फिडेंशियलिटी को लीक करते हो, तो ये एक प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। ये आपका एक ऑफेंशियल यानी कि पनिशेबल एक्ट हो सकता है बाय द लॉ, आपको उसके लिए जेल में भी डाला जा सकता है और आप पे फाइन चार्ज भी किया जा सकता है। तो इसमें माइंड में रखना है कि कभी भी कॉन्फिडेंशियलिटी को लीक नहीं करना है। जैसे एचआईवी के केसेस में होता है, लोग गए तो उनको बाहर बहुत ऐसा लगता है यार कहीं सबको पता चल जाएगा मैं पॉजिटिव हूँ या ये हूँ, या फिर इस तरह की चीजें होती है। तो कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिसे हमें लीक नहीं करना होता है, किसी को बताना नहीं होता है। आप तो हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, आपको पता चला कि आपने मोहल्ले पड़ोस की बात थी, बगल वाले की बात थी, आपने सारे में बता दिया, तो अगर वो उसके लिए आप पे एफआईआर करे या कुछ करे तो आपको जेल में डाला जा सकता है। इस चीज को अपने माइंड में रखना। ये चीजें जो लीगली होती है ना, लीगल वाली चीजें होती है, इसे इस तरह से हमें लीक नहीं करना होता है कि आप उसी लोकल एरिया से हो, वहीं आपके पड़ोस का कोई आ गया और आपने पता चला उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी पूरी लीक कर दी है, सब में बता दिया, पूरी गली में वो मुंह भी नहीं दिखा पा रही, पता चले उसने आत्महत्या कर लिया तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से बातें ध्यान रखनी होती है। यही लीगल एथिकल इश्यूज होता है ना, लीगल एंड एथिकल इश्यूज इन नर्सिंग, इन सब चीजों पे ध्यान देना होता है कि आप काम कर रहे हो, अपना बचपना जो है वो छोड़ दो और थोड़े मैच्योर होने लग जाओ कि भाई इस तरह की चीजें यहाँ बात कर रहे हैं, वहां हंस रहे हैं पेशेंट में, ये सब चीजें नहीं करनी है, ठीक है। चलो, तो ऑल एबॉर्शन हैव टू बी परफॉर्म कॉन्फिडेंशियली, ठीक है। जितने भी एबॉर्शन होते हैं इसे नोट डाल के चाहे तो लिख लो,
नोट डाल के लिख लेना, ऑल एबॉर्शन, जितने भी टाइप का एबॉर्शन होता है या कोई भी फीमेल कराती है आसपास में कोई भी, ऑल एबॉर्शन हैव टू बी परफॉर्म्ड, all abortion have to be performed confidentially। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी हमें रखनी होती है। ठीक है, एंड हैज टू बी रिपोर्टेड, अच्छा हाँ रिपोर्ट भी करना होता है ना, हैज टू बी रिपोर्ट, किसी को बताओगे तो हॉस्पिटल में पता तो चलेगा ना कि इतने अबॉर्शन, जैसे आप सेंसस भेजते हो, ठीक है, वैसे जो अबॉर्शन के केसेस होते हैं वो हॉस्पिटल में किसको रिपोर्ट किया जाता है, एंड हैज टू बी रिपोर्टेड टू द, जो हमारे डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज होते हैं ऑफ स्टेट, उनको बताया जाता है, एंड हैज टू बी रिपोर्टेड टू द DHS, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज एट स्टेट, उस स्टेट के जो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज होंगे उनको ये चीजें बताई जाती है। तो ये लिख लेना, ऑल एबॉर्शन हैव टू बी परफॉर्म कॉन्फिडेंशियली एंड हैज टू बी रिपोर्टेड टू द DHS, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज एट द ऑफ स्टेट, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज ऑफ स्टेट, ऑफ स्टेट, ठीक है, ऑफ स्टेट। यहां तक चीजें लिख ली है। अब लिखना ओल्ड MTP एक्ट में और रीसेंट MTP एक्ट में क्या क्या चेंजेस हुआ है और क्या क्या चीजें थी उसको हमें लिखना है। ठीक है इसी से हमारा दोनों ही क्लियर हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू MTP एक्ट। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू MTP एक्ट क्या क्या है वो हम यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे अबाउट द ओल्ड, यहाँ पे लिख लेते हैं न्यू, ओल्ड MTP एक्ट, न्यू MTP एक्ट केम इन 2021। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले ये परफॉर्म किया जाता है अप टू, ओल्ड MTP एक्ट कब तक परफॉर्म किया जाता था, परफॉर्म्ड अप टू 20 वीक्स, और ये परफॉर्म किया जाता है अप टू 24 वीक्स। सबसे पहले एक लाइन में अगर हम डिफरेंस देखें तो फॉर ऑल इंडिकेशन, जितने भी हैं, फॉर जितने भी इंडिकेशन पढ़े हैं आपने, 20 वीक्स फॉर ऑल इंडिकेशन, नो एक्सेप्शन। ठीक है, जितने भी आपने पढ़े फॉर ऑल इंडिकेशन ऑफ MTP, फॉर ऑल इंडिकेशन ऑफ MTP, नो एक्सेप्शन, नो एक्सेप्शंस। ठीक है, बट अप टू 24 वीक्स में बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं कि कब तक किया जाएगा, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर है, इसमें एक्सेप्शंस हैं। जैसे पहला मैं बताऊं कि अगर कोई फीमेल हैविंग द कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हुआ है तो उसमें 20 वीक्स तक ही किया जाएगा, उसका 20 वीक्स तक ही किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर में उसे 20, नहीं, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर में 20 वीक्स तक किया जाएगा। ऐसे आपको ध्यान देना है कि कितने क्या क्या इंडिकेशन है। जैसे अब अगर आपसे पूछा जाए कि रेप केसेस है या इंसेस्ट केसेस हैं, जैसे मैंने बोला था ना कि ब्लड रिलेशन में ऐसे कुछ जोर जबरदस्ती की गई है फीमेल के साथ, ब्लड रिलेशन में ही है, तो अगर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर होता है, सॉरी रेप केसेस और इंसेस्ट के केसेस होते हैं, तो इंसेस्ट के केसेस में 24 वीक्स तक होता है। रेप केसेस हो, रेप केसेस हो या फिर इंसेस्ट केसेस हो, इन सब में कंसेंट मिलता है अप टू 24 वीक्स। तो आप देख सकते हो अलग अलग है, रेप केसेस का अलग है, यहाँ पे कंसेंट कब तक मिल रहा है, 24 वीक्स तक मिल रहा है। ऐसे ही हम नेक्स्ट चलें आगे।
तो ये हमारा ओल्ड एमटीपी एक्ट, ये हमारा न्यू एमटीपी एक्ट। तो यहाँ पे कितने वीक्स तक कर सकते हैं? जैसे मैंने बोला रेप केसेस तो हम 24 वीक्स तक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई कंजेनाइटल एनोमलीज हो, फीटल एनोमलीज हो, तो भी 24 वीक्स तक। जैसे मान लो एनी कंजेनाइटल एनोमलीज, या फिर आया है फीटल, कोई भी एनोमलीज है, फीटल एनोमलीज है, कंजेनाइटल एनोमलीज है, तो इसमें भी कंसेंट जो है 24 वीक्स तक मिलता है। इसमें भी कंसेंट 24 वीक्स तक मिलता है। इसके अलावा अगर हम देखें, इसके अलावा अगर हम देखें, जैसे कि मान लो कोई ऐसा सस्टेन्ड फीटल एनोमलीज है, सस्टेन्ड फीटल एनोमलीज जैसे कि एननसेफेली का केस है, या फीटल रिग्रेशर सिंड्रोम का केस है। तो अगर कोई फीटल रिग्रेशर सिंड्रोम का केस होता है, या कोई भी इस तरह से सस्टेन्ड एनोमलीज होता है जिसमें मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि बच्चा होगा तो जिंदा रहेगा, ऐसे सस्टेन्ड एनोमलीज में, सस्टेन्ड एनोमलीज लाइक, सस्टेन्ड एनोमलीज लाइक एननसेफेली, एननसेफेली इसका पता कितने 24 के बाद भी चलता है, या कॉडल रिग्रेसर सिंड्रोम, ये सब आप पीडियाट्रिक्स में पढ़ोगे, यहाँ पे मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। रिग्रेसर सिंड्रोम ये सब पीडियाट्रिक एनोमलीज में पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। तो सस्टेन्ड एनोमलीज में कंसेंट जो है वो 24 वीक्स के बाद भी मिलता है। यहाँ पे एमटीपी को परफॉर्म किया जा सकता है आफ्टर 24 वीक्स भी, यानी कि यहाँ पे मैं सीधा लिख सकती हूँ नो लिमिट, यहाँ पे मैं सीधा लिख सकती हूँ नो लिमिट ऑफ जेस्टेशन, नो लिमिट ऑफ जेस्टेशनल एज, नो लिमिट ऑफ जेस्टेशनल एज, रिक्वायर्ड कंसेंट फ्रॉम द मेडिकल बोर्ड। यहाँ पे क्या चाहिए होता है, अगर ये केसेस हैं तो नो लिमिट ऑफ जेस्टेशनल एज, रिक्वायर्ड कंसेंट फ्रॉम मेडिकल बोर्ड, रिक्वायर्ड कंसेंट फ्रॉम मेडिकल बोर्ड, मेडिकल बोर्ड से कंसेंट चाहिए होता है। अब आपको यह समझना है कि मेडिकल बोर्ड में कौन कौन से लोग होते हैं, ठीक है। मेडिकल बोर्ड में कौन कौन से लोग होते हैं, देखो यहाँ पे ऐसा कुछ लिखने के लिए है नहीं, ठीक है, कंसेंट वाली चीजें हो चुकी है, तो मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ कि मेडिकल बोर्ड में कौन कौन से लोग होते हैं। मेडिकल बोर्ड में कौन कौन से लोग होते हैं मैं यहीं पे आपको बताती हूँ। मेडिकल बोर्ड में एक तो ऑब्स्टेट्रिशियन होता है, ऑब्स्टेट्रिशियन, ठीक है, ऑब्स्टेट्रिशियन होगी एक होगा आपका रेडियोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन, रेडियोलॉजिस्ट, एक आपका पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन होगा, पीडियाट्रिशियन होगा, रेडियोलॉजिस्ट हो गया, ऑब्स्टेट्रिशियन हो गया, और एक वन मेडिकल प्रैक्टिशनर अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, वन मेडिकल प्रैक्टिशनर appointed by स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से एक मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो अपॉइंट किया जाता है। ये टीम मेंबर्स होते हैं जो कि मेडिकल बोर्ड में बैठते हैं। इन सब का मिलके जब कंसेंट मिलता है तो ही उसको, इस केस में 24 वीक्स के बाद भी फीमेल को अबॉर्शन किया जा सकता है, अगर ऐसा कुछ है तो। समझ में आ गया? तो ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एमटीपी जो हम करते हैं, पहले एमटीपी का क्या था, मतलब कितने टाइम तक एक मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए, कितने वीक से 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की रिक्वायरमेंट होती है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात कर लेते हैं, इसी को कर लेते हैं आगे। इस स्लाइड में हम बात करेंगे ओल्ड और न्यू एमटीपी एक्ट में, ओल्ड और न्यू एमटीपी एक्ट में कि बताओ कितने वीक्स तक जो है हम एमटीपी एक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं बाय वन मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड बाय द 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। ओपिनियन ऑफ डॉक्टर बिफोर एमटीपी, ओपिनियन ऑफ डॉक्टर बिफोर एमटीपी, ओपिनियन ऑफ डॉक्टर बिफोर परफॉर्मिंग एमटीपी।
बिफोर परफॉर्मिंग द एमटीपी। ठीक है, ये दोनों में यही पॉइंट है, ओपिनियन ऑफ डॉक्टर बिफोर परफॉर्मिंग एमटीपी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे इन ओल्ड एमटीपी, अकॉर्डिंग टू ओल्ड एमटीपी एक्ट up to 12 weeks, up to 12 weeks and 12 to 20 weeks, क्योंकि पहले 20 वीक्स तक ही होता था, पहले 20 वीक्स तक ही होता था। कितने मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत होगी? तो अप टू 12 वीक्स तक वन डॉक्टर या वन मेडिकल प्रैक्टिशनर, 12 टू 20 वीक्स तक 2 डॉक्टर्स, 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत होगी। 1 डॉक्टर, यहाँ पे 2 डॉक्टर्स चाहिए इन अकॉर्डिंग टू द ओल्ड एमटीपी एक्ट एंड अकॉर्डिंग टू द न्यू एमटीपी एक्ट, according to the new MTP Act, up to 20 weeks and 20 to 24 weeks। उसके 24 वीक्स के बाद तो मैंने बता ही दिया कि मेडिकल बोर्ड से ही कंसेंट चाहिए, वो एक दो डॉक्टर से काम नहीं चलेगा, पूरे मेडिकल बोर्ड का कंसेंट चाहिए होता है। लेकिन 24 वीक्स तक 1 डॉक्टर और 2 डॉक्टर कब होते हैं वो चीजें यहाँ पे आपको समझना है। 1 डॉक्टर 20 वीक्स, 20 टू 24 वीक्स में 2 डॉक्टर्स चाहिए हैं। तो अप टू 20 वीक्स यहाँ पे 1 डॉक्टर कंसेंट इज रिक्वायर्ड and after 20 to 24 weeks 2 doctors consent is required, और after 24 weeks of gestation required the consent from the medical board। और यहाँ पे न्यू एमटीपी एक्ट के अकॉर्डिंग लिख लेना ये है, और आफ्टर 24 वीक्स required consent from the medical board, required consent from the मेडिकल बोर्ड। और मेडिकल बोर्ड में कौन कौन से लोग होते हैं अभी मैंने आपको बता दिया है। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? चलो फटाफट से इसको लिख लो, जिन बच्चों ने भी नहीं लिखा है फटाफट लिख लो इसको। ठीक है भाई, जल्दी लिख लो। हम्म, चलो भाई लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। ये हमारा क्या है डियर, कि किससे जो है कितने डॉक्टर का कंसेंट चाहिए होता है। पहले पॉइंट पे हमने डिस्कस किया कि कितने वीक्स तक परफॉर्म कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी इंडिकेशन हो 20 वीक्स तक ही था, बट अकॉर्डिंग टू द न्यू गाइडलाइंस क्या क्या चेंजेस हुए हैं सब हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट, इसमें ये आपके सारे स्लाइड्स हैं, ऐसा मत सोचना। अच्छा ये तो नया ही बनाना पड़ेगा, ये वाला ले लेते हैं। चलो ओल्ड एमटीपी एक्ट में अब हम देखेंगे कि पहले ये था कि फीमेल जो है अपने हस्बैंड के साथ ही क्या करा सकती है, एबॉर्शन कराने जा सकती है। बट जो नया एमटीपी एक्ट आया भाई, देखा गया है कि ऐसे ही एबॉर्शन हो रहे हैं, बहुत अनहाइजीनिक तरीके से लोग आ रहे हैं, और ये जब चीजें चल ही रही हैं तो क्यों ना उसके पार्टनर के साथ उसे अलाउ कर दिया जाए। तो न्यू एमटीपी एक्ट में एबॉर्शन जो है अगर फीमेल अपने पार्टनर के साथ आती है तो भी अलाउ कर दिया जाता है, पार्टनर का कंसेंट या उसके साथ में आई है। लेकिन पहले जो था, अगर मैं ओल्ड एमटीपी एक्ट की बात करूं तो ओल्ड एमटीपी एक्ट में एक चीजें थी, कौन से कलर से लिखा है मैंने, चलो इस ब्लू से लिख लेते हैं, ब्लू से लिख लेते हैं। ओल्ड एमटीपी एक्ट में क्या था, ओनली द प्रेग्नेंट फीमेल केम विथ हर हस्बैंड कैन गेट द एमटीपी। ठीक है, ओनली द फीमेल केम विथ हर हस्बैंड, ये याद रखना। अर्लियर लिख लो, इस लाइन को पहले लिखो, अर्लियर, अर्लियर ओनली द फीमेल, ओनली pregnant female came with her husband
allowed to do the MTP. ठीक है, ठीक है. husband to get the MTP done could get allowed to do the MTP, allowed to do the MTP. ठीक है, पहले ऐसा था कि आप बताओ शादी कब हुई, हस्बैंड कौन है, नाम क्या है, बट अब ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, साइटिंग द कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर ही क्यों ना हो, जैसे फीमेल ने यूज किया, साइटिंग द कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, साइटिंग द कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर. ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो एज अ कॉज ऑफ प्रेगनेंसी, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर एज अ कॉज ऑफ प्रेगनेंसी, इसका ही केस हो, केस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर एज अ कॉज ऑफ प्रेगनेंसी, ये केस है. और ये फीमेल अपने हस्बैंड के साथ आई है, तो ही ओल्ड एमटीपी में कंसेंट मिलता था. बट रिसेंट में ऐसा कुछ नहीं है. रिसेंट में क्या बोला गया है डियर, कि नाउ एनी प्रेग्नेंट फीमेल केम विथ हर पार्टनर. नाउ एनी प्रेग्नेंट फीमेल केम विथ हर पार्टनर. ठीक है, एनी प्रेग्नेंट फीमेल केम विथ हर पार्टनर कैन गेट एमटीपी डन. ठीक है, केम विथ हर पार्टनर, केम विथ हर पार्टनर टू डू द एमटीपी. ठीक है, टू डू द एमटीपी. ठीक है, वो क्या करा सकती है, एंड गेट द एमटीपी डन, कैन गेट द एमटीपी डन. उसे एमटीपी कराने का पूरा मौका दिया जाता है. ये नहीं पूछा जाता शादी कब हुई, हुई कि नहीं हुई, तुम कब से मैरिड हो, कितने साल शादी को हो गई, सब कुछ क्वेश्चन. पहले ये सब चीजें था, मैरिड सर्टिफिकेट लाओ, ये लाओ, वो लाओ, तुम्हारी शादी सही में हुई है या तुम ऐसे लिविंग में रहते हो. लेकिन आजकल लोग लिविंग में रहते हैं, इसलिए यही एमटीपी एक्ट में बना दिया गया है कि भाई लिविंग में रहेंगे, फिर इधर उधर करेंगे, इन्फेक्शन होगा, सेप्टिक होगा, दाई के पास जाएंगे, फालतू की चीजें होंगी. जब पता है लिविंग में रह रहे हैं, तो इसलिए ये बना दिया. नाउ एनी प्रेग्नेंट फीमेल केम विथ हर पार्टनर कैन गेट द एमटीपी डन, नो नीड ऑफ हस्बैंड. ठीक है, नाजायज फायदा नहीं उठाना इसका. ठीक है भाई, तो ये एक नए अमेंडमेंट में है और नॉलेज होना चाहिए आपका. इसका मतलब ये नहीं है कि इसका फायदा उठा रहा है, चलो ना अब तो पार्टनर, हस्बैंड की क्या जरूरत है, पार्टनर के साथ ही चलते हैं, अब एमटीपी सब करा लेते हैं, क्योंकि अब क्या पूछना, कुछ तो होता नहीं है ऐसा. ठीक है, और केसेस यही है, सेम केस की अगर हम बात करें तो लाइक कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर है, तो भी अगर पार्टनर के साथ जा रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, केसेस लाइक कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, सेम केस है, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर एज अ कॉज ऑफ प्रेगनेंसी, एज अ कॉज ऑफ प्रेगनेंसी. कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर का केस है एज अ कॉज ऑफ प्रेगनेंसी, तब भी अगर पार्टनर के साथ जाए तो कंसेंट मिल जाता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में प्राइवेसी का लिखेंगे, चाहे पहले था या अब था, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो प्राइवेसी का ध्यान रखना है. थर्ड फोर्थ पॉइंट में लिख लेंगे, प्राइवेसी वाला पॉइंट लिख लो. चाहे न्यू एमटीपी एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, या पहले भी ये था, पहले भी ऐसा नहीं कर सकते थे और अभी भी यही है. प्राइवेसी का फोर्थ पॉइंट दोनों में ही सेम होगा, दोनों में ही फोर्थ पॉइंट सेम होगा, लाइक प्राइवेसी. और क्या प्राइवेसी जो है वो चल रहा है, पहले भी था और अभी भी यही प्राइवेसी मेंटेन करना है, कि अगर एनी वायलेशन ऑफ एक्ट होगा, यानी कि नेम ऑफ द पेशेंट अगर आपने रिवील किया है, ठीक है, नेम ऑफ द पेशेंट टू बी रिवील टू एनीवन, प्राइवेसी में याद रखना, इफ नेम ऑफ द पेशेंट is revealed by any healthcare provider, if name of the patient is revealed by any healthcare provider, is a punishable act.
बाय लॉ, इट इज अ पनिशेबल एक्ट बाय लॉ। ठीक है, इट इज अ पनिशेबल एक्ट बाय लॉ। याद रखना, इफ नेम ऑफ द पेशेंट इज रिवील्ड बाय एनी हेल्थ केयर प्रोवाइडर इज अ पनिशेबल एक्ट बाय लॉ एक्सेप्ट द पर्सन अलाउड बाय द, जैसे कि मान लो गवर्नमेंट ने अलाउड किया है कि भाई आपको डाटा देना है डीएचएस में, और डीएचएस से अप्रूव्ड कोई पर्सन आईडी कार्ड लेके आया है कि हमें मिनिस्ट्री में या स्टेट में सारे अबॉर्शन का डाटा लेके जाना है, तो वो अप्रूव्ड है, आप उसको दे सकते हो, ना कि किसी और भी पर्सन को, कोई और आया है कि मुझे तो पूरा डाटा निकालना है, सर्वे करना है, आप नाम दे दो, तो ऐसे नहीं देना है। जो पर्सन ऑथराइज्ड बाय द लॉ होगा आप उसी को दे सकते हो। एक्सेप्ट द पर्सन ऑथराइज्ड बाय लॉ, एक्सेप्ट द पर्सन ऑथराइज्ड बाय लॉ। या कोई केस हो गया है, किसी का लॉयर आया है, एक्चुअल में उसके पास कोर्ट के कागज है कि बोला गया है कि आप हॉस्पिटल से डाटा लेके आओ, कोर्ट में उसे चाहिए, तो कुछ ऐसा है, तभी ऑथराइज्ड पर्सन होता है, उसी को डाटा दे सकते हैं, बाकी किसी को नहीं दे सकते। और ये पनिशेबल एक्ट है, ये मैंने बता दिया। और पनिशेबल एक्ट में पनिशमेंट क्या मिलता है, अगर आपको ये भी सुनने का शौक है तो आप लिख सकते हो बिल्कुल कि मैम पनिशमेंट क्या मिलता है, क्या पनिशमेंट देते हैं। पनिशमेंट में भाई 1 ईयर का इम्प्रिजमेंट होता है, इम्प्रिजनमेंट यानी कि 1 साल की जेल प्लस माइनस फाइन अपनी मर्जी से वो चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लेना भाई, ऐसी चीजें मत करना कि फंस जाओ आप लोग। तो ये है भाई आपका एमटीपी। आपका एमटीपी के अंदर मैंने सारी इंडिकेशन बता दिए, डिफरेंस बता दिया, न्यू और पुराने में क्या चेंजेस है। अब हम पढ़ेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसे करते हैं, एमटीपी का किट आता है, गवर्नमेंट ने कितना अप्रूव किया है, कितने वीक्स तक एमटीपी कर सकते हैं, मेथड्स क्या क्या है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बताओ भाई एमटीपी का क्या क्या मेथड है। अरे क्या है यार, अभी हो जाएगा। हम्म, ठीक है, ठीक है, चलो चलो भाई, मेडिकल मैनेजमेंट। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन में क्या क्या होता है ये देखना है। ठीक है, सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन है या फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एबॉर्शन है। मेथड्स ऑफ एबॉर्शन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेथड ऑफ एबॉर्शन। ठीक है, इसी को हम बनाते हैं। और पहले फर्स्ट का देख लेते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के मेथड क्या क्या होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का पहला मेथड होता है मेडिकल मेथड। बताओ भाई, मेडिकल मेथड में मेडिकल एबॉर्शन में क्या करते हैं। फिर दूसरा हम सक्शन इवैक्यूएशन करते हैं, और रूरल एरिया में जैसे सक्शन मशीन अवेलेबल नहीं है या बिजली की फैसिलिटी इतना नहीं है, लाइट बार बार जा रहा है, तो हम एमबीए भी कर सकते हैं, जिसे मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन भी बोलते हैं। तो पहला इसमें होगा मेडिकल एबॉर्शन, मेडिकल मेथड्स ऑफ एबॉर्शन। ये मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात अभी कर रही हूँ। मेडिकल मेथड ऑफ एबॉर्शन क्या होता है, कौन मुझे बताएगा भाई, कोई बताएगा मेडिकल मेथड्स ऑफ एबॉर्शन क्या होता है। माइंड में सोचो क्या आपको पता है। तो इंडिया में क्या है, इंडिया में क्या अप्रूव किया गया है, और डब्ल्यूएचओ का कहना क्या है, ये दोनों आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में मेडिकल मेथड्स को कब तक सेफली यूज किया जा सकता है, और किससे ज्यादा ऊपर हो जाए तो सेफ नहीं है। तो डन अप टिल 7 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, ये सेफ है। डन अप टू 7 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। और डब्ल्यूएचओ कहता है कि ये सेफ है अप टू 9 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। इतना तो होना चाहिए कि आप 9 वीक्स तक इसे सेफली कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ क्या है डियर, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ अप टू 9 वीक्स तक माना जाता है, कैन बी डन अप टू 9 वीक्स, कैन बी डन अप टू 9 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ये डब्ल्यूएचओ का कहना है। तो ये आपके मेडिकल मेथड में कब तक यूज होता है सेफली, इंडिया में 7 वीक्स, बट डब्ल्यूएचओ कहता है सेफली हम इसे 9 वीक्स तक यूज कर सकते हैं। बट मेथड में आता क्या है जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है, इसमें एक चीज लिख लेना, ये ओपीडी बेसिस पे होता है, नो नीड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, नो नीड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है, फीमेल को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती। इसको बंद कर देते हैं।
हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ये याद रखना है। यहाँ पे एडमिशन मेथड, एडमिशन वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पेशेंट को एडमिशन कराना होगा, नो एडमिशन, मेडिकल एडमिशन इज़ रिक्वायर्ड, नो अल्ट्रासाउंड डन, यहाँ पे कुछ ऐसा अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत नहीं पड़ती। यूपीटी फीमेल का पॉजिटिव आता है, तो ये सब लिख लेना, ठीक है भाई। अब मेथड देखते हैं, मेथड ऑफ एबॉर्शन में मेथड्स क्या है, मेथड्स क्या है। मेथड्स में आएगा डे 1, सबसे पहले डे 1 पे फीमेल को क्या दिया जाता है, फिर डे 3 पे बुलाया जाता है, और डे 1 पे हम कौन सा टैबलेट देते हैं। डे 1 पे जो हम टैबलेट देते हैं, डे 1 पे जो हम टैबलेट देते हैं वो हम देते हैं 200 mg का मीफेप्रिस्टोन देते हैं। यहाँ पे टैबलेट का नाम याद रखना, एमटीपी किट भी आता है, मीफेप्रिस्टोन, मीफेप्रिस्टोन। जो टैबलेट आपका 200 mg की एक टैबलेट होती है, उसे डे 1 पे दिया जाता है और ओरल दिया जाता है। कैसे दिया जाता है डियर, ओरल। फिर फीमेल को डे 3 पे बुलाया जाता है, क्योंकि ओपीडी बेसिस पे है, और फीमेल को दिया जाता है मीजोप्रोस्टॉल, ठीक है। हम कौन सा टैबलेट देते हैं डियर, मीजोप्रोस्टॉल, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन की कैटेगरी में आने वाला टैबलेट है, जो मैंने आपको एबॉर्शन पार्ट 2 में भी डिस्कस किया था। मीजोप्रोस्टॉल, मीजोप्रोस्टॉल देते हैं, और ये मीजोप्रोस्टॉल हम 200 माइक्रोग्राम का एक टैबलेट आता है, वो 2 टैबलेट हम फीमेल को देते हैं। ओरल भी दे सकते हैं और वेजाइनल रूट से भी दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं डियर, ये ओरल भी फीमेल को दिया जाता है, और ये वेजाइना के अंदर भी टैबलेट्स रखा जा सकता है। दोनों ही रूट है, ओरल भी है, वेजाइनल भी है, ठीक है। और WHO का इस पे कहना है कि पर वेजाइनली 800 माइक्रोग्राम तक आप मीजोप्रोस्टॉल दे सकते हो। और यहीं पे आप बना के लिख लेना, अकॉर्डिंग टू WHO, अकॉर्डिंग टू WHO 800 माइक्रोग्राम मीजोप्रोस्टॉल वेजाइनली कैन बी गिवन, वेजाइनली कैन बी गिवन। समझ में आ गया। तो 800 माइक्रोग्राम तक मीजोप्रोस्टॉल वेजाइनली दे सकते हैं, ये WHO का कहना है। और मोस्ट कॉमन केसेस देखते हैं, बहुत सारे हम केसेस देखते हैं, तो उसमें देखा जाता है कि एबॉर्शन हो जाता है फीमेल का डे 3 तक। अगर हम टैब मीजोप्रोस्टॉल 400 ग्राम देते हैं, तो मोस्ट कॉमनली एबॉर्शन डन, मोस्ट कॉमनली द एबॉर्शन अकर इन डे 3, ठीक है। मोस्ट कॉमनली द एबॉर्शन डन या एबॉर्शन अकर इन डे 3, ठीक है। मोस्ट कॉमनली द एबॉर्शन अकर इन डे 3, मोस्ट ऑफ द केसेस में एबॉर्शन डे 3 तक हो जाता है। ये आपका क्या है डियर, डे 1 मेथड्स ऑफ एबॉर्शन मैंने बता दिया। और इसके लिए जो किट भी आता है, जिसे हम बोलते हैं एमटीपी किट, एमटीपी किट अलग से स्लाइड में बता दूं, एमटीपी किट भी आता है मार्केट में, जो अवेलेबल होता है ना, वो एमटीपी किट या कॉम्बी किट के नाम से होता है। कॉम्बी किट भी बोलते हैं हम इसे, एमटीपी किट या कॉम्बी किट, जिसमें कितनी टैबलेट्स होती हैं। इस तरह से एक किट आएगा, इस तरह से किट आएगा, जिसमें आप देखोगे एक टैबलेट इधर होता है, और 1 2 3 4 टैबलेट्स यहाँ होती है। ये डे 1 पे होता है लेने वाला, और ये होता है डे 3 पे लेने वाला, ठीक है। ये होता है मीफेप्रिस्टोन, मीफेप्रिस्टोन, ये 200 mg की एक टैबलेट होती है। और ये जो टैबलेट्स दिख रहा है, ये होता है मीजोप्रोस्टॉल, मीजोप्रोस्टॉल, और ये एक टैबलेट 200 माइक्रोग्राम की होती है। वो सारी चीजें मैंने बता दी। टोटल कितनी टैबलेट्स है इस कॉम्बी किट में, 5 टैबलेट्स होती है। कितनी टैबलेट्स होती है, 5 टैबलेट्स होती है। एक मीफेप्रिस्टोन होता है, 4 मीजोप्रोस्टॉल की टैबलेट होती है। ये कॉम्बी किट में होता है, ठीक है। ये कॉम्बी किट में होता है, कॉम्बी किट जो मार्केट में अवेलेबल होता है। तो आजकल तो लोग ऐसे इलीगली भी ले लेते हैं, बट आपको याद रखना है, अगर मान लो कोई पूछ ले कि एमटीपी किट या कॉम्बी किट में कितनी टैबलेट्स होंगी, तो आपको ये पता होना चाहिए। क्लियर। चलो, तो अब हम बात क्या कर रहे थे कि भाई मेडिकल मेथड में कैसे होता है एबॉर्शन, डे 1 डे 3, फिर डे 14 पे बुलाया जाता है एक बार अल्ट्रासाउंड करके। या फीमेल को मान लो लोकल एरिया, रूरल एरिया में रह रही है, तो वहाँ अल्ट्रासाउंड की भी जरूरत नहीं होती फॉर कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ एबॉर्शन। या फीमेल को एक बार चेक किया जाता है, ब्लीडिंग तो नहीं है, कोई क्लॉट तो नहीं है, ऐसी कंप्लेन तो नहीं है। इसलिए डे 1 पे हुआ, डे 3 पे मोस्ट ऑफ द केसेस में एबॉर्शन कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी फीमेल को बुलाया जाता है डे 14 पे, फिर भी फीमेल को बुलाया जाता है